ये एनीमे एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जहां इंसान दीवारों के पीछे जिंदा रहने को मजबूर है। बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन की तरह, जहां बाहर कदम रखते ही मौत सामने खड़ी होती है। बस फर्क इतना है कि वहां टाइटन्स थे और यहाँ काबेन है, बिना दिमाग बिना दया, सिर्फ भूख के साथ आगे बढ़ते हुए। और जैसे एरन ने फ्रीडम का सपना देखा था, वैसे ही इकुमा ने डर से भागने की बजाय उसे खत्म करने का रास्ता चुना। एक हादसा उसकी जिंदगी पलट देता है, खून से भरा एक फैसला उसे इंसान से कुछ और बना देता है, और ना पूरा इंसान और ना ही पूरा मॉन्स्टर, बल्कि एक चलता फिरता वेपन। और अब ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या इंसान मॉन्स्टर से लड़ने के लिए खुद मॉन्स्टर बनना जरूरी है। तो कहानी अब कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक लड़के ने बिना सोचे समझे लाल गरम जलता हुआ लकड़ी का कोयला उठाया। उसने उसे अपने हाथ के मशीन वाले हिस्से में ठूस दिया ताकि खून रुक जाए। उसके बाद उसने खुद पर नील गन से 2 बार फायर किया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसने अपनी गर्दन पर एक बेल्ट कसकर बांधी और फिर एक मशीन चालू कर दी, जिससे उसका शरीर लटक गया। उस लड़की को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अगर वायरस दिमाग तक पहुंच जाता तो वो बिना सोचे समझे चलने वाला ज़ॉम्बी बन जाता। लेकिन उस लड़के की विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। उसने वायरस को रोक दिया। उस लड़के का नाम इकोमा था। वो ऐसे समय में जी रहा था जब दुनिया ज़ॉम्बी से भर चुकी थी। इन ज़ॉम्बिस को काबिन कहा जाता था। ये अक्सर बहुत बड़े ग्रुप में चलते थे। अगर किसी इंसान को काबिन काट ले तो वो जल्दी ही काबिन बन जाता था। इसलिए जिन लोगों को काट लिया जाता वो खुद ही बॉम्ब से अपनी जान खत्म कर लेते थे। काबिन को मारना आसान नहीं था, क्योंकि उनके दिल के चारों तरफ स्टील जैसी एक परत होती थी जिसे आम गन से तोड़ना मुश्किल था। काबिल से बचने के लिए शहरों के बीच ऊंची वॉल्स बनाई गई थी। शहरों के बीच सामान ले जाने के लिए सिर्फ आर्म्ड स्टील ट्रेन्स ही इस्तेमाल होती थी, लेकिन ये ट्रेन्स भी पूरी तरह सेफ नहीं थी। जरा सी गलती में काबिल अंदर घुस सकते थे। जब भी कोई ट्रेन किसी शहर से पहुंचती तो सभी लोगों की पूरी चेकिंग होती थी। कपड़े तक उतरवाए जाते थे ताकि यह पक्का हो सके कि किसी को काटा नहीं गया। इसके बाद पूरी ट्रेन को साफ किया जाता था। उसी समय एक छोटी सी लड़की अकेले नीचे उतर आई। सामुराई ने कहा कि लड़की की जांच होगी। तभी शहर का लॉर्ड बाहर आया और बोला कि ये लड़की उसका स्पेशल गेस्ट है और इसकी जांच की जरूरत नहीं। उसने लड़की से झुक कर माफी मांगी। आसपास के लोग आपस में बात करने लगे कि ये लड़की आखिर किसकी बेटी है। तभी अचानक एक आदमी बिना कपड़ों के ट्रेन से भाग कर आ गया। वो चिल्ला रहा था कि उसे किसी ने काटा नहीं, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था और उसके शरीर पर चोटें थी। सामुराई ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उस पर गोली चला दी। उसी समय इकोमा आगे आया और उन्हें रोकने की कोशिश की। इकोमा ने देखा था कि उस आदमी के शरीर पर बाइट नहीं था। उसे लगा सामुराई गलती कर रहे हैं, लेकिन इकोमा सिर्फ एक स्ट्रीम वर्कर था। उसके कोई सुनने वाला नहीं था। लीडर ने इकोमा को धक्का देकर गिरा दिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान इकोमा के पास रखा काबिन का मांस नीचे गिर गया, जिसे वो रिसर्च के लिए जमा कर रहा था। ये देखकर लोगों को लगा कि इकोमा खुद काबिन है। सबने फिर से उस पर गन तान दी। पीछे खड़ा आदमी मौका देखकर भागने लगा, लेकिन सामुराई ने उसे देख लिया और बिना दया के गोली मार दी। आदमी खून में गिर गया। काबिन इतनी आसानी से नहीं मरते। इससे साफ हो गया कि सामुराई ने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया था। इकोमा ने सामुराई को डरपोक कहा और फिर से बहस करने लगा, लेकिन सामुराई ने उसे बेहोश कर दिया और जेल में बंद कर दिया। सिर्फ वही छोटी लड़की थी जिसे इकोमा दिलचस्प लगा। रात में चांद की रोशनी में वो लड़की इकोमा से मिलने आई और दोनों पूरी रात बात करते रहे। लड़की ने बताया कि उसका नाम मोमी है। उसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के बाहर से एक ट्रेन अंदर आने लगी, लेकिन गार्ड्स के सिग्नल देने के बावजूद वो धीमी नहीं हुई। ध्यान से देखने पर पता चला कि पूरी ट्रेन काबिन से भरी हुई थी। गेट बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन तेज रफ्तार में शहर से टकराई और बीच शहर में धमाका हो गया। काबिन बहुत मजबूत होते, वो बिना ज्यादा नुकसान के शहर में घुस आए। चारों तरफ हमला होने लगा। आम लोग कुछ कर नहीं पाए। सामुराई की एयर गन्स भी बेकार साबित हुई। हर तरफ अलार्म बजने लगे। इकुमा ने लोगों को भागते देखा। उसने लॉक तोड़ा और अपने लैब की तरफ दौड़ गया। उधर लॉर्ड ने तय किया कि वो सबको नहीं बचाएगा। जो लोग ट्रेन में चढ़ेंगे उनकी पहले कड़ी बॉडी चेकिंग होगी। इकोमा ने अपने हाथ पर नाइफ से कट लगाया ताकि खून निकले। उसे पता था कि खून की स्मेल काबिन को खींचने लगती है। थोड़ी देर में एक काबिन उसकी लैब की तरफ आने लगा। इकोमा दरवाजे पर अपनी खास एयरगन लेकर खड़ा हो गया। काबिन चालाक निकला। वो ऊपर से हमला कर बैठा। दोनों में जोरदार भिड़ंत हुई। आखिर इकोमा ने गन सीधे काबिन के दिल पर तानी और एक ही शॉट में उसे मार गिराया। इकोमा खुशी से चिल्लाने लगा, क्योंकि अब इंसानों के पास काबिन से लड़ने का तरीका था। तभी उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे काट लिया गया था, लेकिन उसने वायरस को दबा लिया था। उधर दूसरी तरफ एक काबिन सीधा मोमी की तरफ झपटा। मोमी ने शांति से अपनी गर्दन की रिबन खोली और एक जोरदार किक से काबिन को मार
दिया, लेकिन उसने इतनी ताकत लगा दी कि उसका जूता वहीं फंस गया। एक छोटी सी लड़की बिना डरे काविन के बड़े से झुंड में कूद गई। ये काविन गोलियों से नहीं मरते थे, फिर भी वो बिल्कुल शांति थी। वो चलते चलते अपना वेपन ठीक कर रही थी। उसने तो मरी मन एक काउंटडाउन भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि सामने खड़े सारे काबिन को वो 100 सेकंड में खत्म कर देगी। आयमे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मूमी ने फुर्ती से एक काबिन का सिर अलग कर दिया और उसे यूं ही दूर फेंक दिया। इससे आसपास के सारे काबिन भड़क गए और गुस्से में उसी की तरफ दौड़ पड़े। असल में यही मूमी का प्लान था। जब सारे काबिन उसके पीछे लगे, तब शहर के लोगों को मौका मिल गया कि वो सेफ तरीके से ट्रेन में चढ़कर निकल सके। मूमी की फाइटिंग स्किल और उसका खास वेपन इतना खतरनाक था कि चाहे सारे काबिन उसी के पीछे क्यों ना हो, ये आम काबिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कभी लुढ़कती, कभी कूदती और फिर एक लंबा स्पेयर निकालकर काबिन को वहीं ढेर कर देती। खून के छींटे उड़ते हुए और पास खड़े काबिन पल भर के लिए सुन रह जाते। आखिरी काबिन को गिरने के बाद मूमी ने सोचा कि अब थोड़ा आराम किया जाए। तब उसे पीछे से अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एक बड़ा सा काबिन अभी बचा हुआ था। बिना पीछे देखे मूमी ने वार बचाया, फिर हवा में पलटी मारते हुए पहले से लगी एक रोप खींच दी। काबिन फिसल कर एक स्टील पाइप से टकराया और मूवी के 2 शॉट्स में उसे खत्म कर दिया। बस प्लान से करीब 10 सेकंड ज्यादा लग गए, लेकिन तब तक शहर के ज्यादातर लोग ट्रेन में चढ़ चुके थे। इकोमा भी ट्रेन में चढ़ना चाहता था, लेकिन उसके लिए फुल बॉडी चेकिंग जरूरी थी। दिक्कत ये भी थी कि उसे अभी अभी काबिन ने काटा था, इसलिए वो जांच में कभी पास नहीं हो सकता था। तभी काबिन ने फिर से हमला कर दिया। इकोमा ने तुरंत अपनी कस्टम एयर गन उठाई और सोचा कि अगर वो लड़कर खुद को साबित कर दे तो शायद उसे भी चढ़ने दिया जाए। अचानक एक परछाई दिखी और उसके साथ एक स्पीयर तेजी से जुड़ा। सामने खड़े सारे काबिन गिर पड़े। ये भूमि थी जो वापस आ चुकी थी। वो यही नहीं रुकी, उसने हर काबिन को दोबारा चुबो कर देखा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। इससे एकुमा थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि यह मौका तो उसका था। मूमी ने एकुमा के आसपास सूंघा और महसूस किया कि वो अभी पहले जैसा इंसान नहीं रहा, बिल्कुल कुछ अलग हो चुका है। तभी आयमा और कुरुसु वहां पहुंचे। कुरुसु ने बिना देर किए इकोमा पर गन तान दी, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई आम इंसान इतनी इतनी हालत में जिंदा नहीं बच सकता। ऊपर से जेल से निकल आना भी नामुमकिन था। मूमी ने इकोमा के लिए हामी भरी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से इकोमा को ट्रेन में चढ़ने दिया गया। ट्रेन में चढ़ते ही मूमी एक कोने में बैठ गई। उसने कुछ जरूरी बातें इशारों में समझाई और फिर से सो गई। सबको लगा कि वो बहुत थक गई है, लेकिन उसके चोक के अंदर उसके चेहरे पर काबिल जैसे निशान उभर आए थे। इससे साफ था कि आगे का सफर इजी नहीं होने वाला। आयमे ने ट्रेन की निकाली और सफर शुरू किया। खुशी मनाने के लिए मुश्किल के 5 सेकंड से मिले थे कि गार्ड्स चिल्लाने लगे कि काबिल फिर आ रहे हैं, और भी बहुत ज्यादा तादाद में। डर के मारे ट्रेन के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। काबिल लहरों की तरह कर शीशों से टकराने लगे। जो सामुराई चढ़ नहीं पाए थे, उनका हाल बहुत बुरा हुआ। काबिल की तबाही से ट्रेन का वाटर टैंक डैमेज हो गया था। ट्रेन अब पूरी स्पीड नहीं पकड़ सकती थी और किसी भी वक्त ब्लास्ट होने का खतरा था। दूसरी तरफ एक डिब्बे में स्टीम पाइप फट गया और लोगों पर गिरने ही वाला था। तभी इकोमा ने उसे पकड़ लिया और आराम से वापस जगह पर लगा दिया। ताकुमी गलती से उसे छू बैठा और जल गया। वो हैरान था कि इकोमा ने इतनी गर्म पाइप कैसे पकड़ ली। उसके मन में शक पैदा हो गया कि कहीं इकोमा सच में काबिल तो नहीं बन गया। इसी बीच असली काबिल ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। मोटा आयरन डोर भी उन्हें रोक नहीं पाया। इकोमा ने तुरंत अपने कस्टम एयर गन उठाई। उसने दरवाजा खोला, काबिल के दिल पर निशाना लगाया और शूट मारा। नजारा डरावना था कि डिब्बे में बैठे लोग सहर उठे। इकोमा ने बिना रुके काबिल को बाहर धकेला और पूरी ताकत से खत्म कर दिया। इकोमा अपने वेपन की ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसका सबसे अच्छा दोस्त ताकुमी भी डर गया था। ताकुमी के इशारे पर इकोमा ने देखा कि उसका दिल काबिल की तरह चमक रहा था। वो सहन रह गया। उसने वायरस को दबा लिया था, लेकिन सच्चाई छुपी नहीं पाई। उसी समय कुरुसु आ गया। इकुमा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुरुसु ने एक भी बात नहीं सुनी और इकुमा को गोली मारकर ट्रेन से नीचे गिरा दिया। इकुमा पटरियों पर जा गिरा। कुरुसु ने यह भी पक्का कर लिया था कि दरवाजे बंद है। इकुमा अकेले पड़ा रह गया। उसका चेहरा पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन किसी साथी को छोड़ देने की कीमत ट्रेन वालों को भी चुकानी पड़ी। आगे पटरियों पर काबिन का एक ग्रुप खड़ा था। कुल बाहर काबिन थे और उनमें से निकला एक वही लॉर्ड, आयमे का पिता। कुरुसु ने तुरंत आयमे को पीछे खींच लिया और भारी मन से आदेश दिया कि सामने खड़े सारे काबिन उसके पिता समेत कुचल दिए जाएं। ये फैसला आगे चलकर बड़ी परेशानी की जड़ बनने वाला था। जब ट्रेन आगे बढ़ी और एक ड्रॉब्रिज स्टेशन के पास पहुंची, तो पता चला कि स्विच किसी चीज से फंस गया है और रास्ता रुक गया है। करीब से देखने पर पता चला कि मशीन को रोके जाने वाली चीज आईने के पिता का शरीर था। ऐसी हालत में ड्रॉब्रिज को नीचे करने के लिए किसी को बाहर जाकर हाथ से स्विच चालू ही करना पड़ता। तभी अचानक ट्रेन जोर से हिलने लगी, क्योंकि काबिन का बहुत बड़ा झुंड फिर से हमला कर रहा था। वो चारों तरफ से ट्रेन को घेर चुके थे। उनका हमला बिल्कुल पागलों जैसा था।
काबेन ने ट्रेन के कूलिंग वाटर टैंक को तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी क्योंकि अगर ट्रेन चालू नहीं होती तो बॉयलर ज्यादा गर्म होकर ब्लास्ट भी हो सकता था। कुरुसु एक सामुराई था, उसने तय कर लिया कि वो बाहर जाकर अपनी जान देकर लीवर चलाएगा। तभी लॉकआउट चिल्लाया क्योंकि उसने कुछ अजीब देखा। एक काबिन दूसरे काबिन से लड़ रहा था। वो इकोमा था, वही इकोमा जिसे सबने छोड़ दिया था, अब उन्हीं लोगों के लिए जान लगाकर लड़ रहा था। आर्मी के अंदर अब भी इंसानियत बची हुई थी। वो चाहती थी कि कुरुसु और बाकी सामुराई इकोमा की मदद करे, लेकिन अगर दरवाजा खोला जाता तो काबिन पानी की तरह अंदर घुस आते। इसलिए इकोमा को अकेले ही लड़ना पड़ा। इकोमा भी ये जानता था और उसने अपने तरीके से सब संभालने का फैसला किया। आखिरकार ड्रॉप ब्रिज नीचे आ गया और ट्रेन के सारे लोग बच गए। लेकिन जब इकोमा ने ट्रेन को दूर जाते देखा तो इंसानों का दिल बहुत ठंडा लगा। उसे लगा जैसे सब ने उसे फिर से छोड़ दिया हो। इकोमा की आंखों से आंसू निकल आए। तभी अचानक ताकुमी ने उसकी तरफ एक रस्सी फेंकी और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने ताकुमी को रोक लिया। इकोमा भी टूट चुका था, उसे अब ट्रेन में चढ़ने का मन नहीं था। उसी पल ट्रेन से एक जाना पहचाना चेहरा नीचे कूदा। वो थी मोमी। उसने आराम से इकोमा के पैर में रस्सी फंसा दी और बोली कि बेकार की बातें बंद करो और पकड़ के रखो। ताकुमी ने खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से इकोमा को ऊपर खींच लिया। लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद भी सामुराई इकोमा को काबिन मानने से नहीं रुके। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि इकोमा ने उनकी जान बचाई थी। तब मोमी आगे आई, उसने अपने कपड़े थोड़े उठाए और सबको अपना शरीर पर काबिन जैसा निशान और दिल दिखाया जो इकोमा जैसा ही था। उसने साफ कहा था वो काबिनेरी है, ना पूरा इंसान और ना ही पूरा काबिन। बस काबिन का नाम सुनते ही ट्रेन के लोग डर गए। सामुराई फिर भी दोनों को ट्रेन से फेंकने पर अड़े रहे, लेकिन मूमी की ताकत, उसकी फाइटिंग स्किल और काबिनेरी की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर लड़ाई होती तो सामुराई की एयर गन कुछ कर नहीं पाती। तभी आई में वहां पहुंची। उसने साफ कहा कि अगर इकुमा और मूमी ना होते तो ट्रेन में कोई जिंदा नहीं बचता। फिर भी लोगों की सेफ्टी के लिए फैसला हुआ कि इकुमा और मूमी सिर्फ आखिरी डब्बे में ही रहेंगे। इकुमा खुद को काबिन मान बैठा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई और खतरे में पड़े। वो बार बार कहने लगा कि उसे यही छोड़ दिया जाए। वो बोलता ही जा रहा था। इसलिए मूमी ने उसे चुप करवाने के लिए पीट दिया और बेहोश कर दिया। वो ऐसा कर सकी क्योंकि काबिनेरे की रिकवरी बहुत तेज होती है। जब इकुमा होश में आया तो उसके सारे घाव भर चुके थे। मूमी ने कहा कि उसका बॉडी तो अच्छा है, लेकिन लड़ना उसे बिल्कुल भी नहीं आता। उसने कहा कि जब तक कोंगो आकू नहीं पहुंचते वो इकुमे को ट्रेनिंग देगी और इकुमे उसका शील्ड बनेगा। इकुमे ने मना किया, लेकिन बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मूमी ने काबिन की प्रेजेंस महसूस की। वो तलवार लेकर दूसरे डिब्बे की तरफ चली गई। पैसेंजर्स उसे भागते देख घबरा गए, लेकिन वहाँ कोई काबिन नहीं था। असल में एक आदमी ट्रेन में एक प्रेग्नेंट औरत को परेशान कर रहा था। शोर सुनकर कुरुसु फिर आ गया और गोली चलाने ही वाला था। मूवी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। तभी एक इंजीनियर आया और बताया कि वाटर टैंक बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, ट्रेन को रात के लिए यही रुकना पड़ेगा। डैमेज की वजह से ट्रेन को रात भर रुकना पड़ा। इकुमा और मूमी को एक डिब्बे में बंद कर दिया गया क्योंकि लोग अब भी उन्हें काबिन समझते थे। एक छोटी सी खिड़की से दोनों बाहर देख रहे थे। बाहर लोग आग जलाकर मरे हुए लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन सामुराई की चौकसी में भी कमी रह गई। भीड़ में वही प्रेग्नेंट औरत अचानक अपने सीने में दर्द महसूस करने लगी। उसे समझ में आ गया कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, लेकिन अपने पेट में पल रहे बच्चे के डर से वो चुप रही। उधर इकुमा और मूमी के डिब्बे के बाहर कुछ लोग हथियार लेकर इकट्ठा हो गए थे। एमी ने सही वक्त पर पहुंचकर उन्हें बचा लिया। मौका देखकर मूमी वहां से निकल गई, लेकिन कुछ आदमी उसे फिर से घेरने लगे, ये साबित करने के लिए कि इकुमा और मूमी दुश्मन नहीं है। आयमे को मजबूर होकर इकुमा को चाकू मारना पड़ा। इतनी हालत में भी इकुमा ने कोई विरोध नहीं किया। उसने साफ कहा कि उसका दुश्मन सिर्फ काबिन है, इंसान नहीं। ये सुनकर लोगों का भरोसा थोड़ा लौट आया। बाद में आयमे ने इकुमा से माफी मांगी। तब तक इकुमा बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो चुका था। छोटे छोटे बच्चों के साथ एक काम निपटाने के बाद मूमी जैसी लौटी, उसी वक्त वो प्रेग्नेंट औरत आखिरकार काबिन बन गई। भीड़ में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। मूमी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी गर्दन में बंधी रिबन खोली, पास खड़े एक सामुराई की तलवार छीली और बिना किसी हेजिटेशन के उस काबिन को वहीं खत्म कर दिया। ये कोई खुशी की बात नहीं थी, लेकिन सच यही था कि काबिन को छोड़ना मतलब और लोगों की मौत। उधर ट्रेन के अंदर खून ज्यादा बहने की वजह से इकुमा बेहोश की हालत में था। उसी हालत में उसने आयमे को पकड़ लिया, जिसे काटने ही वाला हो। आयमे डर गई। तभी कुरुसु दौड़ता हुआ आया और इकुमे को जोर से मार कर दूर फेंक दिया। इकुमे ने जानबूझकर कुछ किया नहीं था, लेकिन अब कौन उस पर भरोसा करता। हालात और बिगड़ गए जब काबिन ने फिर से हमला कर दिया और सिविलियन जान बचाने के लिए ट्रेन की तरफ भागने लगे। इकुमा और उसके साथियों को आखिरी डिब्बे में बंद कर दिया गया। आयमे ने पहले इकुमा को चेक किया कि कहीं कोई नया घाव तो नहीं, लेकिन उसे डिफेंड करने की वजह से उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई और उससे ट्रेन की छीन ली गई। जिन लोगों ने पावर अपने हाथ में ली थी, उनका पहला फैसला यही था कि इकुमे और उसके दोस्तों वाले आखिरी डिब्बे को अलग कर दिया जाए।
उन्हें लगा कि अब सब कंट्रोल में है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस बार काबिन पहले से ज्यादा चालाक थे। जैसे ही ट्रेन टनल से गुजरने लगी और लोगों का ध्यान थोड़ा ढीला पड़ा, सैकड़ों काबिन ऊपर से बारिश की तरह टूट पड़े। कई गिरते ही मर गए, लेकिन जो बचे उनकी संख्या डराने वाली थी। एक काबिन जिसके बाल बंधे हुए थे पीछे से कूदा और गेट पर खड़े आदमी को एक ही बार में मार डाला। एक और आदमी जिसने पहली बार काबिन को इतने पास से देखा था, डर के मारे चिल्लाया। काबिन भी चीखा और अगले ही पल उस आदमी की जान चली गई। फिर भी वो काबिन सीधा डिब्बे के अंदर घुस गया। लोग जान बचाकर भागने लगे। उसी डिब्बे में वो आदमी भी था जिसने अभी अभी पावर ली थी और मुमी वाले डिब्बे को अलग करने वाला था। उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन ये काबिन अलग ही था। उसके हाथ में दो खास तलवारें थी। एक ही बार में उसने उस धोखेबाज आदमी को खत्म कर दिया। फिर उसने किसी को नहीं छोड़ा। जैसे मुर्गियां काटी जाती हैं वैसे ही लोग मरते चले गए। थोड़ा देखने के बाद मूमी को समझ में आ गया कि ये आम काबिन नहीं है, ये वही लेजेंडरी वाज़ाटोरी था। जैसे काबिन जो सैकड़ों लड़ाइयों से बच चुका हो, जिसने लड़ना सीख लिया था और जो बुलेट से भी बच जाता था। मूमी और इकोमो बंद थे, इसलिए फिलहाल सेफ थे। लेकिन बाकी डिब्बे में लोग काबिन का खाना बनते जा रहे थे। पीछे के डिब्बे का शोर आखिरकार कॉकपिट तक पहुंच गया। काय मैंने हथियार उठाया और सामुराई के साथ पीछे की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वो उन सबको बुलाती गई जिनके पास हथियार थे और जो लड़ सकते थे, लेकिन ज्यादातर सिविलियन डर के मारे आगे की तरफ भाग रहे थे। सामुराई ने बैरियर बनाने की कोशिश की ताकि काबिन को वहीं रोका जा सके, लेकिन एयर गन से काबिन मर नहीं रहे थे और जो लोग मर रहे थे वो भी काबिन बनते जा रहे थे। लगता था ये कभी खत्म नहीं होगा। तब एक बुजुर्ग ने क्रूसो से कहा कि क्लोज फाइट शायद ज्यादा काम है। क्रूसो कुछ लेने पीछे भागा, लेकिन क्लोज फाइट आसान नहीं थी। एक सामुराई को काबिन ने खींच लिया, चारों तरफ से काट लिया। उसे समझ में आ गया कि वायरस उसके दिमाग तक पहुंचने वाला है। उसने अपने सीने पर बंधा बॉम्ब फोड़ दिया, सोचकर कि काबिन को साथ ले जाएगा, लेकिन ब्लास्ट से काबिन मरने की बजाय डिब्बे की छत और दीवार में बड़ा होल हो गया। थोड़ी देर बाद कुरुसु वापस आया अपने बैग के साथ। अब उसके पास सही हथियार थे। साधारण काबिन उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तभी अचानक वाज़ाटोरी ने पीछे से हमला कर दिया। कुरुसु चौंक गया। उसने ऐसे काबिन पहले कभी देखा नहीं था जो तलवार चलाना जानता हो, सोचता हो। दोनों में जोरदार फाइट हुई। इस मॉन्स्टर को जल्दी खत्म करना जरूरी था, लेकिन इसका हार्ट बहुत टफ था। कुरुसु की स्पेशल लाइफ टूट गई और उल्टा उसे ही चोट लग गई। वो गिर पड़ा। सामुराई ने गोलियां चलाई, लेकिन फिर भी काबिन बच निकला। सबके मन में एक ही बात आई, काश इस वक्त इकुमा का स्पेशल वेपन होता। उधर इकुमा पहले ही निकल चुका था। वो और उसका साथी मौका देकर डिब्बे से बाहर आ गए। जैसे ट्रेन टनल से बाहर निकली, वो आगे की तरफ दौड़े। इकुमा के वेपन और मूमी की फाइटिंग स्किल से ट्रेन की छत पर मौजूद काबिन जल्दी साफ होने लगे, लेकिन मूमी को फ्रेश ब्लड नहीं मिला था, इसलिए उसका शरीर जवाब देने लगा। काबिन हाइब्रिड होने की वजह से वो वीक हो गई। इकुमा का ब्लड वो ले नहीं सकती थी। अब इकुमा भी थकने लगा। किसी तरह वो आयमे और बाकी लोग तक पहुंचा। इकुमा ने चिल्लाकर कहा कि उसे फ्रेश ब्लड चाहिए, वरना वो भी गिर जाएगा। लोग हिचकिचा रहे थे। तभी आयमे बिना एक पल सोचे ट्रेन की छत पर चढ़ी। उसने चाकू निकाला और अपनी कलाई काट दी। आयमे का खून हवा में फैला ही था कि एक और खतरा खड़ा हुआ। वही लेजेंडरी काबिन उसकी खुशबू सूंघकर ऊपर चढ़ने लगा, जैसे उसे खून चखना हो। लेकिन क्रूसे ने उसे मौका नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर सीधा काबिन पर वार कर दिया और उसे रोक लिया। इसी बीच इकुमा ने आयमे की कलाई से बहता हुआ वही जरूरी खून पी लिया। जैसे ही खून उसके दिल तक पहुंचा, उसके शरीर में अचानक ताकत भर आई। जो ट्रेनिंग मूमी ने उसे दी थी, उसका असर साफ दिखने लगा। इकुमा ने एक जोरदार पंच मारा और लेजेंडरी काबिन को हिला दिया। फिर उसने अपनी स्पेशल एयर गन उठाई और बिना रुके काबिन के दिल पर गोली चला दी। काबिन वहीं गिर पड़ा। आखिरकार ट्रेन के सारे लोग बच गए। अब लोगों की नजर में इकुमा कोई मॉन्स्टर नहीं रहा। पहली बार पैसेंजर्स ने उस पर भरोसा किया। आयमे ने फिर से ट्रेन की कमांड संभाली और तय किया कि अब आयमे को रेगुलर ब्लड देना जरूरी है। वो खुद ही जिम्मेदारी लेने को तैयार थी। इकुमा के दोस्त भी आगे आए और बोले कि ये बोझ सब मिलकर बांट सकते हैं। डिब्बे में माहौल थोड़ा हल्का हो गया। लोग बात कर रहे थे, हंस भी रहे थे। तभी अचानक ट्रेन जोर से रुक गई। सब चौंक गए। आगे एक स्टेशन था, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुका था। रास्ते में एक बहुत बड़ी बैरिकेड फंसी हुई थी, जिसे किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर ने जानबूझकर सब तबाह की हो। सबने मिलकर प्लान बनाया कि ट्रेन को मैनुअली चालू करके उस बैरिकेड को हटाया जाए, लेकिन सबको अंदाजा नहीं था कि आगे कितनी बड़ी मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। इकुमा ने क्रूसो की तलवार को और मजबूत बनाने का फैसला किया। उसने काबिन के दिल की मेम्ब्रेन तलवार पर लगाई ताकि तलवार कभी टूटे नहीं। ये सब कितना काम आएगा, ये असली फाइट में ही पता चलने वाला था। और इसी टूटी फूटी स्टेशन में काबिन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इकुमा कुछ सामुराई के साथ कैरन की तरफ निकल पड़ा। वो रास्ता बदल कर चल रहे थे ताकि काबिन को खबर न लगे। ट्रेन भी रेडी थी, जैसे ही काम पूरा हो सब वापस चढ़ सके। लेकिन मूमी को ये सब बहुत स्लो लगा। वो अकेले ही बॉयलर रूम की तरफ दौड़ पड़ी। उसे लगा यही काबिन गड्ढा होगा। अगर वो सबको वही खत्म कर दे तो समस्या खत्म हो जाएगी। जैसा उसने
उसने सोचा था अंदर सैकड़ों काबिन थे, लेकिन मूमी को अपनी ताकत पर भरोसा था। उसने पहले से तैयार किए हुए बॉम्ब्स निकाले और सीधा काबिन की भीड़ में फेंक दिए। फिर अपनी गन से बॉम्ब पर शूट किया। जोरदार धमाके हुए, ज्यादातर काबिन वहीं उड़ गए। जो बचे वो भी मूमी के सामने टिक नहीं पाए। एक काबिन जिसके हाथ में तलवार थी थोड़ा स्मार्ट लगा, लेकिन मूमी ने उसे भी दिल पर गोली मारकर गिरा दिया। मरते वक्त उसकी चीख किसी सिग्नल जैसी थी, लेकिन मूमी ने ध्यान नहीं दिया। उसने सामने के सारे काबिन खत्म कर दिए। काउंटडाउन देखा तो सिर्फ 56 सेकंड लगे थे। खुद मूमी भी हैरान थी, लेकिन तभी दूसरे दरवाजे से काबिन का एक और बड़ा झुंड निकल आया। जब तक इकुमा और बाकी लोग मशीन रूम पहुंचे, मूमी सब खत्म कर चुकी थी। उसने उल्टा उन्हें डांट दिया। वो बहुत लेट आ गया। मूमी थोड़ी थकी जरूर लग रही थी, लेकिन अब स्विच खींचना जरूरी था। तभी एक सामुराई खिड़की के पास आ गया हवा लेने। नीचे देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने इकुमा को बुलाया। एक और आदमी ने टेलीस्कोप से देखा और उसके हाथ कांप गए। नीचे शैडोज नहीं थे, नीचे हजारों नहीं बल्कि 10 ऑफ थाउजेंड्स काबिन थे। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। मूमी भी चौंक गई। उसे समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जिन कुछ 100 काबिन को उसने मारा था वो कुछ भी नहीं थे। उसने नीचे मौजूद सारे काबिन को गुस्सा दिला दिया था। इकोमा ने तुरंत स्टीम स्विच दबाया ताकि पावर मिल सके, लेकिन कुछ ताकतवर काबिन ऊपर चढ़ चुके थे। उन्हें हटाने के बाद इकोमे ने ताकुमी से कहा कि वो क्रेन छोड़कर तुरंत ट्रेन की तरफ लौट जाए। अब समय नहीं था। इकोमे खुद क्रेन संभालने के लिए रुक गया। काबिन हाइब्रिड होने की वजह से साधारण काटने से उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में काबिन मतलब सीधा मौत। उसका प्लान साफ था, जल्दी काम खत्म करो और ट्रेन से निकल जाओ। उधर मूमी लगातार लड़ते लड़ते बहुत थक चुकी थी। उसका शरीर ऑलमोस्ट डोरमेंट होने लगा। तभी उसके सामने एक और वाज़ाटोरी आ गया जो फाइट करना चाहता था। मूमी ने किक मारी, लेकिन काबिन और भड़क गया। उसने मूमी को नीचे प्लेटफॉर्म पर पटक दिया। अब मूमी में हिलने की ताकत भी नहीं बची थी। ये देखते ही इकुमा ने बिना सोचे काबिन के दिल पर गोली मार दी। फिर वो दौड़कर मूमी के पास गया और उसे उठाया और उसकी चोटें देखने लगा, लेकिन ऐसा करते ही क्रेन का कंट्रोल छूट गया। बैरिकेड हटने का प्लान फेल हो गया। ड्राइवर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसे जोर से ब्रेक लगानी पड़ी। ट्रेन रुक गई और सबसे खतरनाक बात ये थी कि काबिन बॉयलर रूम के बहुत पास पहुंच चुके थे। सालों से नेग्लेक्ट हुआ बॉयलर रूम काबिन के हमले को झेल नहीं पाया। अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। पूरा स्टेशन हिल गया। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। इकुमा ने बिना देर किए मूमी को उठाया और एक वाइन शाफ्ट में कूद गया ताकि बच सके, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शाफ्ट खुद ही ढह गया। वहां से कोई आवाज नहीं आई। दूसरी तरफ ट्रेन में फंसे लोग और भी बुरी हालत में थे। काबिन अब आखिरी बड़े हमले की तैयारी में थे। टेंस ऑफ थाउजेंड काबिन धुएं की तरह इकट्ठा होने लगे। वो मिलकर एक जाइंट मॉन्स्टर जैसा रूप ले रहे थे, जो किसी भी पल आईने की ट्रेन को पलट सकता था। ऐसी हालत में ड्राइवर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने तुरंत थ्रोटल पूरा दबा दिया और ट्रेन को पूरी स्पीड से पीछे ले जाने की कोशिश की, लेकिन वही जाइंट मॉन्स्टर रुकने वाला नहीं था। वो ट्रेन पर पागलों की तरह हमला करने लगा। उसके हर वार के साथ सैकड़ों काबिन ऊपर से गिरते चले आ रहे थे। सवाल ये था कि ट्रेन आखिर कितनी देर तक ऐसे हमले सह पाएगी। हालात बिगड़ते देख ड्राइवर ने ट्रेन को स्टेशन के एक शेल्टर की तरफ मोड़ दिया और तुरंत किसी को गेट का स्विच गिराने भेजा। सामुराई लगातार मॉन्स्टर पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिरी पल में गेट बंद हो पाया। जाइंट मॉन्स्टर पूरी तरह से गेट से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बहुत से काबिन उछलकर दूर जा गिरे। हैरानी की बात यह थी कि जाइंट मॉन्स्टर तुरंत नजर आया। इसी वजह से ट्रेन में बैठे लोगों को मूमी और इकुमो को ढूंढने और बचाने का मौका मिल गया। जब वो मूमी को बाहर निकाला गया तो वो पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसे सबसे पहले इकुमो की याद आई। उसे याद था कि वो भारी पत्थरों के नीचे फंसी हुई थी और हिल भी नहीं पा रही थी। उस वक्त इकुमो उसे बचाने के लिए पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि हाथों से नामुमकिन है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक लीवर का इस्तेमाल किया, लेकिन वो बीच में ही टूट गया। मूमी ने तब ऑलमोस्ट हार मान ली थी। उसे हमेशा सिखाया गया था कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जिंदा रहते हैं। अब जब वो बेबस थी तो उसे लगने लगा कि वो बचाए जाने लायक ही नहीं है, लेकिन इकुमो रुका नहीं। उसने आसपास देखा और एक मशीन ढूंढ निकाली। उसने रस्सी बांधकर पत्थरों में हुक फंसाया और मशीन से उन्हें उठाने की कोशिश की। कुछ मिनट तक मशीन चली, फिर अचानक रस्सी टूट गई। वो रस्सी इकुमो को लगते लगते बची। उसी झटके में मशीन भी खराब हो गई। इसी बीच मूमी की छाती चमकने लगी। काबिन हाइब्रिड होने की वजह से बिना फ्रेश ब्लड के ज्यादा देर रहने पर वो रियल काबिन में बदलने वाली थी। इकुमो ने बिना समय गवाए अपनी जेब से खाना निकाला और मूमी के मुंह में डाल दिया। असल में वो खाना नहीं बल्कि फ्रेश ब्लड का रिजर्व था, जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। उसे खुद नहीं पता था कि ये सच में काम आएगा। उसने मूमी को काम करने की कोशिश की, ये समझाते हुए कि वो बस हंगरी है। लेकिन तभी इकुमा की नजर माइन के अंदर से आती हुई एक बड़ी भीड़ पर पड़ी। काबिन का एक और झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये शायद इकुमा की ना जाने कितनी बार कलाई काटने की कोशिश थी। उसका खून जमीन पर गिरते ही काबिन उसकी तरफ खींचे चले आए।
इकुमा ने अपने बनाए हुए ट्रैप और स्पेशल वेपन का पूरा इस्तेमाल किया। काबेन एक एक करके गिरते रहे, फिर भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिर में ये साफ नहीं था कि इकुमा जिंदा है या नहीं। जब मूमी की आंखें खुली तो वो कहीं और थी, उसे बचा लिया गया था। थोड़ी देर बाद वो इकुमे को ढूंढने में कामयाब हो गई। उसने उसे छुआ, वही जाना पहचाना एहसास मिला। उसे यकीन हो गया कि इकुमा जिंदा है। अब दोनों को जल्दी से ट्रेन की तरफ लौटना था, लेकिन रास्ते में ही फिर वही जाइंट मॉन्स्टर सामने आ गया। इस बार उसने सीधा हमला नहीं किया, वो वहीं रुककर और काबिन को अपने अंदर समेटने लगा। मूमी सब समझ गई। उसने बताया कि इस तरह के मॉन्स्टर को ब्लैक स्मोक कहा जाता है। इसका दिल एक स्पेशल काबिन से बना होता है। अगर प्रो काबिन खत्म कर दिया जाए तो पूरा मॉन्स्टर अपने आप ढह जाता है, लेकिन उसकी स्किन इतनी मजबूत होती है कि नॉर्मल बुलेट्स उसे छू भी नहीं पाती। इसी बीच ताकुमी ने बताया कि उसे स्टेशन में एक कैनन मिला है। भले ही वो पुराना और सेकंड हैंड था, लेकिन मूमी ने कहा कि ट्राई करने में क्या जाता है। जैसे ही ट्रेन दोबारा चली, पूरी तरह ताकत पा चुका ब्लैक स्मोक उन पर टूट पड़ा। एक तरफ ट्रेन भाग रही थी, दूसरी तरफ मॉन्स्टर पीछा कर रहा था। कैनन को सही जगह लगाया गया था। ताकुमी उसे चला रहा था। उसे कहा गया कि मॉन्स्टर उस पर आए तभी फायर करना, लेकिन नर्वस होने की वजह से ताकुमी का पैर फिसल गया और कैनन जल्दी चल गई। नजारा और भयानक था, लेकिन प्लान के मुताबिक नहीं। उल्टा ब्लैक स्मोक और ज्यादा गुस्सा हो गया। अब क्रूसो ने खुद आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने इकुमो के बनाए नए हथियार को आजमाया। यह हथियार नॉर्मल कार्बाइन के दिल को आसानी से भेद रहा था, लेकिन जाइंट मॉन्स्टर अभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं था। ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड लिमिट हटा दी, फिर भी मॉन्स्टर पीछे ही लगा रहा। ट्रेन की छत तक उसके वजन से चरचराने लगी। आखिरकार ताकुमी ने एक और बड़ा रिस्क लिया और कैनन फिर से फायर की। इस बार शॉट सीधा मॉन्स्टर के सिर पर लगा। उसका सिर उड़ गया और अंदर का कोर साफ दिखने लगा। मूमी ने मौका नहीं छोड़ा, वो उछल कर आगे बढ़ी और कोर काबिन का निशाना साधा। एक ही शॉट में पूरा मॉन्स्टर वहीं फट गया। धमाके में मूमी दूर जा गिरी, लेकिन इकुमा ने समय रहते उसे पकड़ लिया। उसी दौरान ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से वो पलटने ही वाली थी। आयमे ने सबको एक साथ दूसरी तरफ धक्का देने को कहा। हैरानी की बात ये थी कि सबने मिलकर सच में ट्रेन को संभाल लिया। आखिर में एक गोली इतनी ताकतवर साबित हुई कि उसने मोटी स्टील प्लेट को भी चीर दिया। करीब आधा मीटर मोटी प्लेट सीधा आर पार हो गई। ये साफ था कि इकुमे के हथियार अब इंसानों की आखिरी उम्मीद बन चुके थे। आयमे ने इकुमे का बनाया हुआ इतना पावरफुल हथियार सीधा शहर के लॉर्ड को सौंप दिया। हथियार देखते ही लॉर्ड की आंखें चमक उठी, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वजह साफ थी, ये शहर इस पूरे कियोस्क के बीच एक रेयर सेफ जगह था, जहां लोग अभी भी किसी तरह चैन से रह सकते थे। अब तक उनके पास जो हथियार थे वो काबिन के आयरन हार्ट को भेद नहीं पाते थे, लेकिन इकुमे की गन अलग थी। इसी भरोसे पर आयमे ने उसके डिजाइन भी लॉर्ड को दे दिया, ताकि शहर की रक्षा और मजबूत हो सके। आयरन फोर्ट्रेस ट्रेन का शहर में जोरदार स्वागत किया गया। ये जगह सच में ऐसी लग रही थी जहाँ कियोस्क के बीच लोग थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ रह सकते थे। आयरन फोर्ट्रेस के लोग खुश थे। खाने के लिए इतना फूड था कि खत्म नहीं होगा, और लंबे समय बाद हॉट बात भी मिल रही थी। उस रात माहौल काफी हल्का हो गया। रात में मूमी इकोमा के पास आई और अपने मन की बात उसे बताई। उसने बताया कि उसके भाई ने हमेशा यही सिखाया कि सिर्फ पावर मायने रखती है, नाम किसी काम का नहीं होता। माँ की मौत के बाद उसी भाई ने उसे मूमी नाम दिया था। वो दिन रात अपने भाई के साथ लड़ाइयों में घूमती रही, इसी वजह से वो अपना नाम लिखना तक नहीं चाहती थी। इकोमे ने धीरे धीरे उसके नाम की आवाज के हिसाब से उसका नाम लिख कर दिया। जब विश मांगने का समय आया तो इकोमे ने बिना झिझक कहा कि वो सारे काबेन खत्म करेगा, खोई हुई सारी जमीन वापस लेगा और मूमी को फिर से इंसान बना देगा, ताकि उसे काबेन बनकर खून पीकर जिंदा न रहना पड़े। कुरुसु की बारी आई तो अचानक शर्माने लगा। आयमे के बार बार कहने पर भी कुछ बोल नहीं पाया। उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। शायद वो आयमे से शादी करने की विश मांगना चाहता था। ताकुमी की विश तो और भी सीधी थी, वो 3 शादी करना चाहता था। सब लोग हंस रहे थे, खुश थे, जैसे कुछ देर के लिए कियोस्क को भूल ही गए हो। लेकिन अगली सुबह उनके सपने टूट गए। एक और स्टील ट्रेन शहर में घुसी। इस ट्रेन को किसी भी क्रैक से नहीं गुजरना पड़ा। लोग रास्ते में उनका स्वागत कर रहे थे और उन्हें हंटर्स कह रहे थे। कहा जाता था कि जहां ये जाते वहां एक भी काबिन जिंदा नहीं बचता। उनके लीडर का नाम बीबा था। मूमी उसे देखते ही दौड़कर उसके पास गई और उसे भाई कहकर बुलाया। बीबा सच में मूमी का भाई था। इसी वजह से आयरन फोर्ट्रेस के लोग हमेशा मूमी की बात मानते थे, लेकिन इकुमा का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसकी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि ये आदमी बहुत डेंजरस है। वही आदमी था जिसने मूमी को पावर के लिए कुछ भी करने की सीख दी थी और उसे काबिन में बदला था। इकुमा ने बीबे का सीधा सामना किया। बीबा ने मूमी को बॉडी चेक के लिए भेज दिया और खुद शोजू और बाकी लोगों से अकेले में बात करने लगा।
रास्ते में जहाँ भी ट्रेन को डैमेज होता, बीबा खुद आगे आकर उसे ठीक करता। वो अपने लीडर होने की डिग्निटी एक तरफ रख देता था। बाहर से वो एक ग्रेट लीडर जैसा ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातों से उसका एम्बिशन साफ नजर आने लगा। उसके लोग रेस्टलेस थे। उन्होंने क्रूसो की सामुराई स्वॉर्ड छीनने की कोशिश की। मना करने पर भी उन्हीं में से एक ने आईमे पर वार कर दिया। बाद में वो मासूम बनकर बोला कि वो तो स्पाइडर मार रहा था, ये साफ प्रोवोकेशन था। अब पीस नामुमकिन लगने लगी। इसी बीच एक और बड़ी मुसीबत सामने आई। हजारों काबे शहर की दीवारों पर चढ़ने लगे। ऐसा हमला इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। बाद में पता चला कि किसी ने जानबूझकर खून से सने लोगों को बेट की तरह छोड़ा था। इस हालात में हंटर्स को अपनी ताकत दिखाने का पूरा मौका मिल गया। आयरन फोर्ट्रेस इतनी नजदीक से कैनन इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। ऐसे में सिर्फ इकोमाई था जो खुद लड़ सकता था, क्योंकि उसे बाइट का डर नहीं था। शहर की रक्षा कर रहे वॉरियर्स पूरी तरह जूझ रहे थे। तभी ड्रोब्रिज जानबूझकर नीचे कर दी गई और बीबा की ट्रेन बिना पीछे देखे शहर से निकल गई। उसके ट्रेन के दरवाजे खुले और अंदर से मोटा टीम दिखाई दी। बीबा के इशारे पर बॉम्ब्स बारिश की तरह गिरने लगे। जिन काबिन पर बॉम्ब गिरा वो या तो राख बन गए या फिर पिघल कर स्लैग हो गए। अगर किसी को बाइट लगती तो वो बिना सोचे खुद को खत्म कर लेता। इतने भारी अटैक के सामने काबिन बस टारगेट बन के रह गए। शहर के आम वॉरियर्स फीके पड़ गए। हंटर्स ने बड़ी संख्या में काबिन को खत्म कर दिया। इकोमा भी लड़ रहा था, लेकिन उसकी हर हरकत को बीबा एक साइंटिस्ट ध्यान से देख रहा था। उसने मूमी जैसे काबिन तो बनाए थे, लेकिन इकोमा जैसा इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसने अपने कॉन्शियसनेस से वायरस को रोका हुआ है। इसी बीच एक छोटा फ्यूजन मॉन्स्टर सामने आया, जिस पर नॉर्मल बुलेट्स बेअसर थी। मूमी और हीरोबे जो खुद भी काबिन थे आगे बढ़े। दोनों ने मिलकर उसे खत्म किया। उनकी कोऑर्डिनेशन देखकर सब हैरान रह गए। लेकिन तभी एक और शॉकिंग बात आई। बीबा के ही एक आदमी ने उसे मारने की कोशिश की। बीबा ऐसे ब्यूटेरियल का आदमी था। उसने एक शब्द भी वेस्ट नहीं किया और उसी वक्त उसे मार दिया। उसने उस साजिश के पीछे जो भी था किसी को नहीं छोड़ा। ये साफ हो गया कि ये शख्स बाहर से चाहे जितना शांत लगे, अंदर से उतना ही खतरनाक था। इकोमा बीबा के इस तरह की बिना सोचे समझे लोगों को मारने की आदत और उसका तरीका अब और सहन नहीं कर पाता। वो उससे बहस करने ही वाला होता है, लेकिन ताकुमी समय रहते उसे रोक लेता। तभी बीबा बड़ी आसानी से कह देता है कि वो आयरन फोर्ट्रेस ट्रेन को उसके आगे के सफर में पूरी तरह सेफ रखेगा और स्कॉट करेगा। आई में तुरंत मान जाती है, क्योंकि ट्रेन में बैठे ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर हंटर साथ है तो अब उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जो आदमी बाहर से इतना सही और हीरो जैसा दिखता है, उसके अंदर एक बहुत ही गंदी सच्चाई छुपी होती है। बीबा अपने ट्रेन के एक पूरे डिब्बे में काफीन को बंद करके रखता है, किसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर भी हर शहर का लोग उसका खुले दिल से स्वागत करता है, क्योंकि लोगों की नजर में बीबा वो आदमी है जो काविन को खत्म करता है। आज भी वो अपने ही फायदे के लिए अपनी बहन मोमी को इस्तेमाल करने वाला होता है। ये शहर का लॉर्ड काफी सतर्क होता है, इसलिए वो कहता है कि बातचीत के लिए सिर्फ औरतों और बच्चों को ही अंदर जाने दिया जाए। ये सुनकर बीबा खुश हो जाता है, क्योंकि मोमी और हीरो वे दोनों ही बदले हुए काबिन है। बातचीत के दौरान मोमी अचानक कहती है कि उसे रेस्ट रूम जाना है। लॉर्ड उसे बस एक हार्मलेस सी छोटी लड़की समझता है, इसलिए तुरंत इजाजत दे देता है। फिर भी थोड़ा डाउट होने पर वो कुछ गार्ड्स उसके साथ भेज देता है। मूवी मौका देखते ही उन गार्ड्स को गिरा देती है और तेजी से शहर के गेट की तरफ भागती है। उसी वक्त वहां से गुजरते हुए इकोमा ये सब देख लेता है। मूवी दीवार से कूदती है, गार्ड्स को फिर से बेहोश करती है और ड्रॉब्रिज का लीवर खींच देती है। वो बाहर खड़े लोगों को इशारा करती है कि अब अंदर आ सकते हैं, लेकिन बीबा की ट्रेन आने की जगह अनगिनत काबिन अंदर घुसने लगते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बीबा के आदमी खून का इस्तेमाल करके काबिन को रास्ता दिखा रहे हैं। मूमी समझ जाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक बार ड्रॉब्रिज को वापस उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी रस्सी काट देता है। जाते जाते वो गार्ड्स पर खून फेंक देता है, जिससे काबिन और पागल हो जाते हैं। पल भर में काबिन शहर में घुस जाते हैं। जो शहर थोड़ी देर पहले तक शांत था, तो वहाँ अब अलार्म बजने लगते हैं। उधर लॉर्ड अब भी बातचीत में होता है। जब उसे काबिन के हमले की खबर मिलती है, गार्ड्स का ध्यान भटकते ही बीवा एक गार्ड को गोली मार देता है। एक और आदमी नाइफ से विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो वे उसे तुरंत मार देती है। आईमे को आयरन फोर्ट्रेस ट्रेन की के साथ पकड़ लिया जाता है। पूरा शहर कियोस्क में डूब जाता है। चारों तरफ चीख पुकार, खून और मौत का मंजर होता है। की ना होने की वजह से ट्रेन हिल भी नहीं सकती, इसलिए इकुमा और उसके साथी वॉरियर्स के साथ मिलकर काबिन से लड़ते हैं। कुरुसु आईमे को ढूंढने निकलता है, लेकिन रास्ते में देखता है कि बीबा के लोग उसे ट्रेन में ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ मूमी को एहसास होता है कि गेट खोलने की वजह से कितने इनोसेंट लोग मारे गए। वो अपने भाई का सामना करने का फैसला करती है। रास्ते में वो एक माँ और बेटी को काबिन से बचाती है, लेकिन बच्ची को बाइट लग चुकी होती है। बेबस माँ दर्द में बॉम्ब से खुद को उड़ा लेती है।
ये सब देखकर मूमी सुन रह जाती है। पूरा शहर बर्बाद होता है और वो कुछ नहीं कर पाती। बीबा की ट्रेन शहर के अंदर ही रुक जाती है। लोग सोचते हैं कि अब कोई मदद नहीं आएगी, इसलिए लैडर से चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीबा के लोग लैडर्स पर गोली चला देते हैं। लोग नीचे गिरते हैं और खून फैल जाता है। बीबा ब्लैक ब्लड प्लाज्मा निकालता है और हीरेबे को बुलाता है। वो प्लाज्मा सीधा उसके दिल में इंजेक्ट कर देता है। दर्द से हीरेबे चीख उठती है और कुछ ही सेकंड्स में काबिन वायरस पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। वो शहर को बीचों बीच एक बहुत बड़े फ्यूजन मॉन्स्टर में बदल जाती है। इकोमा और बाकी लोग पहचान लेते हैं कि वही ब्लैक स्मोक मॉन्स्टर है जो उन्होंने पहले देखा था। असल में ये मॉन्स्टर जानबूझकर बनाया गया होता है। लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ये राहत बहुत छोटी होती है। हीरो भी पूरी तरह होश खो देती है। अब वो एक असली काबिन बन चुकी होती है, जिसमें काबिन की पूरी ताकत बची रहती है। वो अकेले ही वॉरियर्स को आसानी से मार देती है। खास बुलेट्स भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। दूर से की गई फायरिंग उसे और भड़का देती है, जिससे एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके बाद भी वॉरियर्स उसके सामने टिक नहीं पाते। बीवी को, जो अब भी उसे अपना साथी मानती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। हीरो में लड़ते हुए बीबा तक पहुंच जाती है और उसके सामने बस एक सेंटीमीटर दूर पर रुक जाती है, जैसे उसे थोड़ी सी कॉन्शियसनेस वापस आ गई हो। लेकिन बीबा के दिल में कोई दया नहीं होती। वो अपनी सबसे काबिल साथी रही हीरोबे के दिल में सीधा वार करता। हीरोबे खून में गिर जाती है। बीबा बिना किसी भावना के सिर्फ आधे दिन में बीबा हजारों लोगों वाले शहर को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। वो गर्व से खड़ा होकर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की सोच समझाने लगता है, जैसे ये सब सही हो। उसी वक्त आयरन फोर्ट्रेस के लोग पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाते हैं। इकोमा, जो अब खुद काबिन है, उसे अलग एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। सामान्य लोगों से बार बार खून निकाला जाने लगता है ताकि बीबा के काबिन जिंदा रह सके। ये काबिन उसके लिए कोंगो काकू जीतने और उसने उस पिता को मारने का जरिया बने थे, जिसने उसे 10 साल पहले छोड़ दिया था। आयमे का नोबल स्टेटस यहाँ बहुत काम आता है। उसे कुछ खास छूट मिलती है, यहाँ तक कि बीबा के साथ चाय पीने का मौका भी। लेकिन पीछे के डिब्बे में हालत बहुत खराब होती है। वही एक क्रू मेंबर बीबा से गद्दारी करता हुआ दिखता है, लेकिन चुपके से इकोमा को खून देता रहता है ताकि वो जिंदा रह सके। उसी डिब्बे में एक आदमी गिड़गिड़ा कर कहता है कि उसकी पत्नी को बचाने के लिए चाहे तो उसका 2, 3 या 4 हिस्से खून निकाल दो। मास्क्ड आदमी ऊपर से हामी भरता है, हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है और अगले पल उस आदमी का हाथ काट देता है। वो ठंडे दिमाग से कहता है कि ये 10 लोगों के खून के बराबर है। ये क्रूरता देखकर उसके अपने साथी भी घबरा जाते हैं। मूवी ये सब देखती है और अंदर से हिल जाती है। वो अपने भाई से जवाब मांगती है। बीवा ऊपर ऊपर से कह देता है कि अगर आयरन फोर्ट्रेस के लोग उसका विरोध बंद कर दे तो वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मूवी इस जवाब से कुछ हद तक संतुष्ट होकर चली जाती है, लेकिन बीवा समझ जाता है कि अब मूवी पहले जैसी आज्ञाकारी छोटी लड़की नहीं रही। ट्रेन में बंद लोग अब और सहन नहीं कर पाते। उसी शाम में रिबिलियन की योजना बनती है। बीबा पहले डिब्बे में होता है। वहां पहुंचने के लिए डोर की चाहिए होती है। बातचीत के बाद ताकुमी इकोमे को एक पतली वायर देता है ताकि वो लॉक हो सके। तय होता है कि अगली बार जब खून लेने वाले आएंगे तभी हमला किया जाएगा। इकोमा पहले ही लॉक खुल चुका होता है और भीड़ भी मिल जाता है। जैसे वो इशारा करता है, पूरा डिब्बा भाप से भर जाता है। आयरन फोर्ट्रेस के लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ ही पलों में डिब्बा कियोस में बदल जाता है। इसी बीच इकोमा को डिब्बे के बीच एक की मिल जाती है। ताकुमी पहले उस आदमी को खत्म करना चाहता है जो गद्दार लग रहा था, लेकिन इकोमा उसे रोक देता है। असल में वो सिर्फ नाटक कर रहा था। ज्यादातर जानकारी उसी ने इकोमा तक पहुंचाई थी और दोनों तरफ से लोगों को बेवकूफ बना रहा था। तभी मास्क मैन फिर से हंगामा करता है। वो एक आदमी को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है। जब कोई गोली नहीं चलती तो वो उसे लात मारकर गिरा देता है और नाइफ लेकर दौड़ पड़ता है। इकोमा समय पर उसे रोक लेता है। आम इंसान होते हुए भी वो आदमी काबिन जैसी ताकत से लड़ता है। इकोमा एक जोरदार वार से उसे दीवार पे दे मारता है। खुद को कमजोर समझकर वो आदमी गन उठाता है, लेकिन तभी ताकुमी पीछे से लोहे की रोड से उसका सिर फोड़ देता है। की लेकर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हथियारों का फर्क बहुत ज्यादा होता है। किसी तरह सिर्फ इकोमा और ताकुमी बीबा के डोर तक पहुंच पाते, लेकिन की काम नहीं करती। उधर बीबा को रिबिलियन की खबर मिल जाती है। वो मूमी को इसे दबाने भेजने का फैसला करता है। मना करना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। बीबा 2 आदमियों को बुलाकर उसे पकड़वा देता है। उनके हाथों में ब्लैक ब्लड प्लाज्मा देखकर मूमी समझ जाती है कि वो इसे मॉन्स्टर बनाना चाहते हैं। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाती है और बिना पीछे देखे भागती है, क्योंकि आम वॉरियर्स काबिन को रोक नहीं सकते। तभी कोई पीछे से हमला करता है और मूमी गिर जाती है। उसका दिल चमकने लगता है, जो उसकी कमजोरी दिखाता है। उसी वक्त बीबा सामने आ जाता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि जल्दी से दवा दी जाए। मूमी बेबस होकर बस इकोमा का नाम ले पाती है और फिर उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। उस समय इकोमा मूवी को बचा नहीं पाया, क्योंकि बीबा के डब्बे का डोर किसी भी लॉक से खुल नहीं रहा था। घबराहट में उसने लॉक पर गोली चला दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी पीछे से बीबा खुद आया और उसने बताया कि उसे रेबिलियन का अंदाजा पहले से था, इसलिए उसने की बदल दी थी। बीबा इकोमा को मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन ताकुमी बीच में आ जाता है।
जाता है। वो गोली इतनी ताकतवर होती है कि काबिन को भी तुरंत मार सकती थी और ताकुमी तो एक आम इंसान था। वो वहीं गिरकर मारा जाता है। इकुमा अंदर से टूट जाता है और खुद को दोषी मानता है। बीबा पागलों की तरह हंसते हुए इकुमा को छुड़ाता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने तक का ऑफर दे देता है। इकुमा लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन बीबा बहुत ज्यादा ताकतवर साबित होता है। इकुमा का एक हाथ कट जाता है और हालात इससे भी बुरे हो जाते हैं। तभी मूमी सामने आती है। उसकी आंखें खाली सी होती है, जैसे उसमें कोई भावना ना बची हो। वो आगे बढ़ती है और इकुमा के दिल में वार कर देती है। इकुमा दर्द में ट्रेन से नीचे गिर जाता है और करीब 100 मीटर ऊंची चट्टान से लुढ़कता हुआ सीधा समुद्र में गिर जाता है। ऊपर सिर्फ आयरन फोर्ट्रेस के लोग बचते हैं, जो ताकुमी का शरीर इकट्ठा करते हैं। बीबा वापस ट्रेन में जाता है। वो खुद उसके दिल में ब्लैक ब्लड प्लाज्मा इंजेक्ट करता है, जिससे मूमी आगे चलकर ब्लैक स्मोक बन सकेगी और कोंगो काकू को तबाह कर पाएगी, ताकि बीबा अपने पिता को मार सके। लेकिन उससे पहले उन्हें कोंगो काकू में घुसना जरूरी होता है। कोंगो काकू का लॉर्ड, जो बीबा का पिता था, उसे बिट्रेल की खबर पहले से ही मिल चुकी होती है और वो अंदर आने नहीं देना चाहता था। तब बीबा आयरन फोर्ट्रेस में लोगों की जान की धमकी देता है और आयमे को मजबूर करता है कि वो एक चाल में साथ दे। योजना ये होती है कि बीबा खुद को आयमे द्वारा पकड़ा हुआ दिखाएगा, ताकि आयमे हीरो बने और वो आसानी से शहर में घुस सके। वो सच में लॉर्ड के सामने पहुंच जाते, लेकिन वो बहुत सावधान रहते, क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। बीबा दिखावे के तौर पर लॉर्ड को एक नाइफ देता है और इशारा करता है कि ये उसके बचपन में मिला इकलौता तोहफा था। जैसे ही लॉर्ड उस नाइफ को पकड़ता है, बीबा की चाल पूरी हो जाती है। उस नाइफ में पहले से काबिन वायरस लगा हुआ था और वो लॉर्ड के शरीर में फैल जाता है। बीबा भीड़ को भड़काने लगता है और बताता है कि काबिन इंसानों के बीच छुप कर रहते हैं। कुछ ही पलों में वायरस फैल जाता है और लॉर्ड सबके सामने काबिन में बदल जाता है। भीड़ में मौजूद एक वॉरियर बिना सोचे गोली चला देता है और बीबा को उकसाता है और कहता है कि एक गोली काबिन को मारने के लिए काफी नहीं होती। इसके बाद सारे वॉरियर्स मिलकर गोली चला देते हैं। इस हंगामे में बीबा खुद को आजाद कर लेता है और बीबा तलवार से अपने पिता को मार देता है। इसके बाद बीबा पूरे शहर में अनाउंसमेंट करवाता है और लोगों से सवाल करता है कि अगर लॉर्ड काबिन हो सकता है तो बाकी लोग क्यों नहीं। इसी डर के बीच उसके आदमी शहर में जहर फैलाने लगते हैं। शहर में केओस मच जाता है, लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और पुराने साथी भी दुश्मन बन जाते हैं। बीबा के आदमी इस मौके का फायदा उठाकर शहर के वॉरियर्स को खत्म कर देते हैं। फिर ट्रेन को शहर के अंदर लाया जाता है और सारे डिब्बों के डोर खोल दिए जाते हैं। कि घूमते ही ट्रेन के हजारों काबिन बाहर निकल जाते हैं। वॉरियर्स इतने काबिन को रोक नहीं पाते और पूरा शहर तबाही में डूब जाता है। बीबा ये सब देखकर खुश होता है। जब लॉर्ड का एक आदमी सच्चाई समझ जाता है तो बीबा उसे भी गोली मार देता है। एक और वॉरियर जो सोचता है कि ये सब लॉर्ड की गलती थी, गुस्से में लॉर्ड के शव पर हमला करता है, लेकिन वो बीबा का पिता था, इसलिए बीबा उस वॉरियर को भी मार देता है। फिर वो अपने पिता की गद्दी पर बैठकर चुपचाप इस तबाही को देखता है, क्योंकि अब उसका असली प्लान शुरू होने वाला होता है। फीमेल काबिन जब ब्लैक ब्लड प्लाज्मा से इंजेक्ट की जाती है तो ब्लैक स्मोक नाम के मॉन्स्टर में बदल जाती है। मूमी भी इससे बच नहीं पाती। वो अंदर से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर अपने आप बदलने लगता है। आधे होश में वो ब्लैक स्मोक बन जाती है और पूरा कोंगो काकू आग और धुएं में डूबने लगता है। इंसान अपनी बची खुशी वेपन से लड़ते रहते हैं। इसी बीच कुरुसु और इसु में वापस लौटते हैं और दोनों पहले चट्टान से गिरे थे, लेकिन जिंदा बच गए थे। अभी कुमा पूरी तरह बदल चुका होता है और उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी होती है। फिर भी मुंह में दोबारा दिल में वार और गिराने की वजह से उसका मन पूरी तरह टूट चुका होता है। वो रोते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ रहा था और एक टूटी इमारत में आम काबिन भी छुपता है। अंधेरे में कोई आकृति उसकी तरफ बढ़ती है। इकोमा डर से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो काबिन नहीं होता बल्कि कुरुसु होता है, जो साइंटिस्ट को भी अपने साथ लाया होता है। कुरुसु इकोमा को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें वापस जाकर आयरन फोर्ट्रेस के लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन टूटा हुआ इकोमा मना कर देता है। निराश होकर कुरुसु अकेले जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वो इकोमा को बताता है कि वो इसलिए जिंदा है क्योंकि मूमी ने जानबूझकर दिल से थोड़ा सा चूक कर वार किया था, बस 1 इंच का फर्क था। मतलब इसका मतलब ये था कि मूमी में अब भी थोड़ी कॉन्शियसनेस बची हुई थी और उसने इकोमा को मारना नहीं चाहा। ये सुनते ही इकोमा में नई ताकत आ जाती है। साइंटिस्ट बताता है कि मूमी को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, उसके दिल में व्हाइट ब्लड प्लाज्मा इंजेक्ट करना। तैयार होते वक्त इकोमा अपने बाल छोटे काटता है और अपने कटे हाथ पर बेल्ट से हथियार बांधता है। नेल गन से उसे मजबूती से फिक्स करता और अपने ग्लासेस भी फेंक देता। समुद्र किनारे आग के पास वो डॉक्टर से प्लाज्मा मांगता है। डॉक्टर वाइट प्लाज्मा देने ही वाला होता है, लेकिन इकोमा उसे रोक देता और बताता है उसे ब्लैक प्लाज्मा चाहिए और वो खुद के लिए ही है। बिना रुके इकोमा प्लाज्मा इंजेक्ट कर लेता। काबिन वायरस तेजी से एक्टिवेट होने लगता है, लेकिन उसके गले में लगा कॉलर उसे पूरी तरह फैलने से कुछ हद तक रोक लेता है। डॉक्टर के निर्देश के तहत इकुमा ने अपनी पूरी ताकत खोल दी
भले ही इसके बदले उसकी जिंदगी क्यों न चली जाए। उसने बिना रुके कुरुसु के साथ मिलकर सामने आए सारे काबिन को खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म होते ही इकोमो को महसूस हुआ कि उसकी चेतना डगमगाने लगी है। ये ब्लैक प्लाज्मा का साइड इफेक्ट था। धीरे धीरे उसका होश आ जाता है और वो लगभग एक सच्चे काबिन में बदल जाता है। उनके पास व्हाइट प्लाज्मा की सिर्फ एक शीशी थी, लेकिन इकोमो ने जिद की इसे मूवी के लिए ही बचा कर रखा जाए। कुरुसु ने उससे पूछा कि वो अब खुद क्या है। इकुमा ने साफ कहा कि वो अब भी काबिल है। कुरुसु ने वादा किया कि अगर कभी ऐसा वक्त आया जब इकुमा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो वो बिना हिचक उसे मार देगा। दोनों तेजी से शहर की ओर बढ़े, जहां मुंह में ब्लैक स्मोक बनकर तबाही मचा रही थी। मूवी को इंसानों के गोले ऐसे लग रहे थे जैसे उसकी किसी डरावने सपने में लाल तितलियां उड़ रही हो। वो भागती जा रही थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो गिरी तो ये लाल तितलियां उसे पूरी तरह ढक लेंगी और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उधर इस सब का असली जिम्मेदार बीवा गवर्नर के हमले से ये सब देखकर खुश हो रहा था। जैसे ही मूवी महल के पास पहुंची, बीवा ने अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दे दिया। उसका एक आदमी फोन कर ही रहा था कि उसने सामने इकोमा को खड़ा देखा, जिसे सब मर चुका समझ रहे थे। नॉर्मल सैनिक उसे रोक नहीं पा रहे थे। उसे समझ में आ गया था कि इकुमा बीबा से हिसाब चुकता करने आया है। उसने तुरंत सैनिकों को सिर पर गोली मारने का आदेश दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इकुमा अकेला नहीं है। कोरुसु, जो सिर्फ एक इंसान था, हैरान करने वाली ताकत से लड़ रहा था। कुछ ही पलों में दोनों ने सारे सैनिकों को गिरा दिया। घबरा कर उस आदमी ने आदेश दिया कि इकुमा और कुरुसु को रेलवे ट्रैक पर रोक लिया जाए। फिर उसने बीबा की ट्रेन को पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ा दिया ताकि इकुमा को कुचल दिया जाए। इकुमा किसी सैकड़ों टन वजनी ट्रेन से भिड़ना नहीं चाहता था। भागने की सोच ही रहा था कि कुछ सैनिक उससे लिपट गए, उसे अपने साथ मारने के इरादे से। आखिरकार इकुमा खुद को छुड़ा पाता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो हाथ उठाता है और अगले ही पल ट्रेन आसमान में फट जाती है। खुद इकुमा भी अपनी ताकत देखकर चौंक जाता है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल करने से उसका दिमाग और भी धुंधला हो जाता है। धुएं में से वही आदमी बाहर निकलता है और इकुमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इकुमा उसे अपनी हथियार से खत्म कर देता है। ये सब बीवा देख चुका होता है। वो अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश देता है और खुद इकुमा का सामना करने आता है। इसी दौरान मूवी पर कई गोले दागे जाते हैं। धमाकों से रेल की पटरियां टूट जाती है और बड़े बड़े पत्थर बिखर जाते हैं। हमले के बाद इकुमा सुरक्षित रहता है, लेकिन कुरुसु दूसरी तरफ कट जाता है। काबिन का एक बड़ा झुंड कुरुसु की ओर बढ़ता है। कुरुसु कहता है कि वो उन्हें संभाल लेगा। इकुमा मूवी तक पहुंचना चाहता है। मूवी को जैसे कुछ आभास होता है। उसे धुएं में से एक नीली तितली दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि इकोमा तो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन लाल तितलियां फिर से उसे घेर लेती है। इसी उथल पुथल में उसके आसपास फैला ब्लैक स्मोक अचानक ढहने लगता है। उसी वक्त इकोमा वहां पहुंच जाता है और व्हाइट प्लाज्मा इंजेक्ट करने ही वाला होता है कि बीबा सामने आकर उसे रोक लेता है। दोनों की जबरदस्त भिड़ंत होती है। हैरानी की बात यह थी कि काबिन बनने के बाद भी इकोमा बीबा के सामने कमजोर पड़ रहा था, लेकिन बीबा की हरकतों ने इकोमा को पूरी तरह भड़का दिया। उसने पूरी ताकत लगाकर बीबा की तलवार तोड़ दी। दोबारा टकराव में बीबा ने इकुमा का हाथ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक प्लाज्मा से मेरी ताकत का उसने अंदाजा नहीं लगाया था। इकुमा जोर लगाकर उसे पास के तालाब में फेंक देता। बीबा पहली बार सच में डर जाता। इकुमा उसे खत्म करने वाला था कि अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ब्लैक प्लाज्मा का साइड इफेक्ट फिर से सामने आता है और इकुमा अंधा हो जाता है। ये देखकर बीबा धीरे धीरे खड़ा होता है और अपनी तलवार उठाता है और बिना आवाज के पीछे से इकुमा की ओर बढ़ता है। उधर मूमी को एहसास होता है कि इकुमा खतरे में है। वो अपने मन में चीख कर उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है। जैसे ही बीबा वार करने वाला होता है, मूमी के हाथ में पकड़ा हुआ एक जेट पत्थर गिर जाता है। ये वही पत्थर था जो इकुमा ने उसे दिया था। पत्थर पानी में गिरने की आवाज होती है। आवाज सुनते ही इकुमा पलटता है और बंदूक सीधा बीबा की ओर तान देता। गोली चलते ही बीबा का हाथ उड़ जाता। उसके कपड़ों के नीचे छिपा दिल चमक उठता, जिससे साफ हो जाता है कि बीबा खुद भी एक काबेन में बदल चुका था। बीबा गिर पड़ता है। इकुमा तुरंत मूमी तक पहुंचता है और पीछे से उसके दिल में आखिरी वायु प्लाज्मा इंजेक्ट कर देता है। ब्लैक स्मोक पूरी तरह बिखर जाता है और मूमी बच जाती है। जब मूमी की आंखें खुलती है तो उसे इकुमा का गर्म हाथ नहीं मिलता, बल्कि उसकी हथेली में एक साफ चमकता हुआ पत्थर मिलता है। इकुमा मौत के बेहद करीब पहुंच चुका होता है। तभी अचानक बीबा फिर से सामने आ जाता है और इकुमा पर गोली चला देता है। हैरानी की बात यह थी कि इकुमा अब भी जिंदा था। जब बीबा इकुमा को मारने ही वाला था, उसी वक्त मूमी समय पर वहां पहुंच गई और उसने इकुमा की जान बचा ली। भाप उठती हुई मशीनों के बीच हालत बेहद तनावपूर्ण होते। मूवी ने अपने भाई को रोक दिया और उसी पल उसने अपने असली नाम और पहचान को एक्सेप्ट कर लिया। इसी टकराव का अंत बीबा की फाइनल डेथ में हुआ। बीबा की खत्म होते ही कोटेत्सु ट्रेन में मौजूद लोग फिर से वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ बीबा के बचे फॉलोअर्स ट्रेन में चढ़ना चाहते थे, लेकिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक छोटी लड़की ने गुस्से में आगे बढ़कर उनमें से एक को थप्पड़ मार दिया। डर के मारे उन्होंने रास्ते की जानकारी और इकुमा और कुरुसु के ठिकानों के बारे में सब बता देने का वादा कर लिया।
इकुमा की हालत बहुत खराब थी, इसलिए सबने तय किया कि पहले ट्रेन तक लौटना ही ठीक रहेगा। ड्राइवर ने पूरी रफ्तार से ट्रेन आगे बढ़ाई। पटरी टूटती चली गई और बीबा का शरीर ईंटों और मलबे के नीचे दब गया। सब लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी खुद रुक सी गई हो। तभी अचानक इकुमा की चेतना लौट आई। मोमी पूरी तरह टूट चुकी थी, वो उसे हिलने से मना कर रही और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। उसी समय इकुमा के दिल में फिर से रोशनी चमकी। मोमी तुरंत समझ गई कि यह व्हाइट प्लाज्मा का असर। तब साफ हुआ कि बीबा की आखिरी गोली जो सबको जानलेवा लगी थी, असल में वही व्हाइट प्लाज्मा थी जिसने इकुमा की जान बचा ली।